नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कश्मीर में हालात सामान्य बनाने की कोशिश, रक्षा मंत्री से मिले सेना प्रमुख। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अलगाववादियों से सिविल सोसाइटी ने की शांति उपायों पर चर्चा। सहारनपुर में साजिश के तहत कराई गई हिंसा, राज्य के प्रमुख सचिव का दावा, का 24 घंटे में स्थिति होगी सामान्य। ईवीएम के मदरबोर्ड से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देगा चुनाव आयोग। आम आदमी पार्टी की मांग ठुकरा, ईवीएम हैकिंग के लिए आवेदन का आखिरी दिन आज। लोकतंत्र में मतभेद जाहिर करने की आजादी, राष्ट्रपति ने कहा सहिष्णुता ही भारतीयता की पहचान। मजबूत लोकतंत्र के लिए सरकार से सवाल जरूर। मैनचेस्टर धमाके से जुड़ी खुफिया सूचनाएं लीक होने की जांच करेगा अमेरिका। ब्रिटेन की नाराजगी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश। नाटो बैठक के दौरान प्रधानमंत्री थेरेसा मे उठाएंगी मुद्दा। कश्मीर मसले पर कल रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की मुलाकात हुई। इस दौरान राज्य के ताजा हालात पर चर्चा की गई। उधर सिविल सोसाइटी के लोगों ने श्रीनगर में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अलगाववादी नेताओं से मिलकर शांति उपायों पर चर्चा की। कश्मीर के ताजा हालात को लेकर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने गुरुवार को रक्षा मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। इसमें आतंकी घुसपैठ, कश्मीर घाटी में हिंसा और सीमा पर तनाव को लेकर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा था कि युद्ध क्षेत्र जैसे हालातों में सेना को फैसला लेने की छूट है। वहीं उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डी अनबू ने यूनिट का दौरा कर हालात की समीक्षा की। उन्होंने खुफिया सूचनाओं पर आधारित अभियान चलाने पर जोर दिया। श्रीनगर में सिविल सोसाइटी सेंटर फॉर पीस के सदस्यों ने राज्यपाल NN वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। इन बैठकों में तनाव घटाने के उपायों पर चर्चा हुई। सिविल सोसाइटी में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के साथ OP शाह और कपिल काक शामिल थे। इस दल ने कई अलगाववादी नेताओं से भी मुलाकात की। तो हम सभी से बात कर रहे हैं ये जानने के लिए, ये पता करवाने के लिए कि जो अलग अलग चीज ये सब बोल रहे हैं, इनमें कोई ऐसे बिंदु हैं क्या जिसके आधार पर मामला आगे ले जा सकते हैं। हुर्रियत ने हमेशा ये कहा है कि भाई कश्मीर के मसले के हल के लिए अगर कोई कदम उठता है, अगर कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, इंडिया पाकिस्तान इनिशिएटिव लेते हैं, हम उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे। इन मुलाकातों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है। Whatever Mr. Iyer is doing is with the express permission and sanction of Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. This is the position that people should consider. यशवंत सिन्हा साहब भी भारतीय जनता पार्टी से अलगाववादियों से मुलाकात करके आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसी व्यक्ति को किसी अलगाववादी से मुलाकात करने के लिए अधिकृत नहीं किया। इस बीच बेंगलुरु पुलिस ने 3 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। इनके साथ केरल के एक नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग गलत पहचान के आधार पर पिछले साल से यहाँ रह रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ने दावा किया है कि स्थिति पर अगले 24 घंटों में पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। अधिकारी लोगों से घर घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं और घटना की जानकारी जुटा रहे हैं। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव ने कहा है कि सहारनपुर में जो कुछ भी हुआ वो सब एक षड्यंत्र था। जातीय हिंसा की आग में घिरे सहारनपुर में शांति बहाली की कोशिश जारी है। प्रशासन का दावा है कि अगले 24 घंटे में हालात सामान्य हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने हालात को देखते हुए प्रमुख गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्रा को सहारनपुर भेजा है। प्रमुख सचिव ने बताया कि सहारनपुर में हुई हिंसक घटनाओं में शब्बीरपुर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों तक के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार निर्दोष लोगों को फंसने नहीं देगी। विश्वास रखिए कि जिन तत्वों की ओर आपने संकेत किया है, जिनकी ओर आपने इंगित किया है, और पिछले 2 दिनों से अधिक के हम लोगों के
आपस में लोगों से मिलजुल करके बातें करने के बाद उनको सुनने के पश्चात समझ में आया है, उन सबको हम चिन्हित करेंगे और उनको निश्चित रूप से कड़ी सजा दिलाएंगे। मणि प्रसाद मिश्रा ने इस बात को माना कि 20 अप्रैल के बाद से हुई घटनाओं में ज्यादा उग्रता देखी गई। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में खामी को भी स्वीकार किया। प्रमुख सचिव ने कहा कि सहारनपुर में जो कुछ भी हुआ वो आपसी द्वेष का नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जो बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा। यहाँ के दो वर्ग में, समुदाय में कोई फर्क है, लेकिन जैसा कि हमारे कुछ माननीय वक्ताओं ने कहा, निश्चित रूप से उनमें कोई फर्क नहीं है। उनके बीच में जो समरसता, जो सामंजस्य, जो सद्भाव था, आज भी है। और अगर कुछ हुआ है तो उसके पीछे ऐसे तत्व रहे हैं जो बाहरी तत्व हैं और जिनका कोई न कोई निहित स्वार्थ रहा है। प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रशासन ने नेताओं के शब्बीरपुर जाने पर प्रतिबंध लगाया है और अगर कोई नेता वहां का दौरा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद की जल्दी ही गिरफ्तारी की बात कही। सहारनपुर हिंसा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 40 लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने ईवीएम चुनौती के दौरान मदरबोर्ड से छेड़छाड़ की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। आयोग ने कहा है कि मशीन के मदरबोर्ड या आंतरिक उपकरणों को बदलना ईवीएम को बदलने जैसा है। आयोग ने आम आदमी पार्टी को भेजी चिट्ठी में ये जानकारी दी। बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आयोग से मिलकर मदरबोर्ड से छेड़छाड़ की अनुमति मांगी थी। आयोग ने कहा कि ईवीएम के मदरबोर्ड या इंटरनल सर्किट को बदलने की इजाजत देने का मतलब नई मशीन बनाने की अनुमति देने जैसा है। आयोग के मुताबिक दिल्ली विधानसभा के अंदर जिस मशीन को हैक करके दिखाया गया था वो चुनाव आयोग की नहीं थी। और ईवीएम चुनौती के लिए अब तक किसी राजनीतिक दल ने आवेदन नहीं किया है। इसके लिए आज आखिरी दिन है। आयोग ने शनिवार को इसका ऐलान किया था। इसमें 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल और 49 प्रादेशिक पार्टियां हिस्सा ले सकती हैं। ये चुनौती 3 जून से शुरू होनी है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद कई विपक्षी दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके इन शंकाओं को दूर करने की कोशिश की थी। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस की कवायद जारी है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की मेजबानी में विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के साथ आज लंच पर बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक के लिए गैर एनडीए पार्टियों को न्योता भेजा गया है। संसद भवन परिसर में होने वाली इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। बैठक के लिए समाजवादी पार्टी, डीएमके, एनसीपी के अलावा कुछ और छोटे बड़े क्षेत्रीय दलों को निमंत्रण भेजा गया है। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। पार्टी की तरफ से शरद यादव बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में संभावित उम्मीदवार के मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कई विपक्षी नेताओं से पहले ही मुलाकात कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज देश की बागडोर संभाले 3 साल हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री देश के सबसे लंबे नदी पुल को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री असम में इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। एनडीए सरकार की 3री सालगिरह पर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ढोला सदिया सेतु तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के इस सबसे बड़े पुल का उद्घाटन करेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये पुल चीन सीमा के नजदीक भारत में किसी नदी पर बना सबसे लंबा पुल है। इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इस महासेतु के चालू होने के बाद अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच की दूरी 165 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही सफर की दूरी 5 घंटे कम हो जाएगी। लोगों के लिए हवाई और रेल परिवहन के अलावा सड़क रास्ते से आना जाना आसान हो जाएगा। इस पुल को तैयार करने में लोगों के साथ साथ रक्षा जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। भारतीय सेना के 60 टन वजनी टैंक इस पुल को आसानी से पार कर सकते हैं। पुल से सेना को असम से अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे कम लगेंगे। इस सीमा पर भारत की किबिथू, वालोंग और चागलगाम सैन्य चौकियां हैं। ये पुल बांद्रा वर्ली सी लिंक से 3.5 किलोमीटर लंबा है। करीब 2/3 लंबे इस पुल से पूर्वी अरुणाचल के साथ संपर्क मजबूत होगा।
इसका निर्माण 2011 में शुरू हुआ था। ढोला सदिया पुल का उद्घाटन 2015 में होना था, लेकिन बाद में 26 मई को उद्घाटन करने का फैसला किया गया। आज के दिन एनडीए सरकार के 3 साल भी पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री असम के पूर्वी हिस्से से जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने कहा कि एनडीए सरकार पुराने मापदंडों से जीडीपी के आंकड़े जारी करे। साथ ही ये भी बताया कि 3 साल में कितने लोगों को रोजगार मिला है। पार्टी ने आरोप And we demand, as I've said earlier, on the GDP, the old series and the new series, 10-year numbers. And we also demand the government to make public the names, addresses, and vocations of Indians who have been provided jobs in 3 years of Narendra Modi's government. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गंगा नदी से होने वाले जमीन कटाव को रोकने के लिए केंद्रीय मदद की मांग की। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य की चिंताओं के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। ममता बनर्जी ने केंद्र की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि के तुरंत आवंटन की मांग की है। साथ ही राज्य के पिछली सरकारों की ओर से लिए गए कर्ज की भरपाई के लिए रियायत देने की भी मांग की है। जो हमारा पहले का लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट का जो कर्जा किया है लोन का, हमको एक साल 40,000 करोड़ देना पड़ेगा। डेप्ट बहुत सारे महाराष्ट्र से छोड़ के बहुत सारे स्टेट में बहुत बढ़ गया। मैंने बोला इसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग कुछ करना है। 14 कमीशन को इसको करना चाहिए था। 14 कमीशन जो बोलता है इतना बढ़ा दिया उतना बढ़ा दिया, लेकिन जो किया है उससे ज्यादा ले लिया। पश्चिम बंगाल में खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कल कोलकाता में प्रदर्शन किया। पुलिस ने बीजेपी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज और पानी की बौछारें छोड़ी। पुलिस ने इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को हिरासत में लिया। बीजेपी और वाम दल राज्य में राजनीतिक हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। राज्यसभा के 54 सदस्यों ने सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी को याचिका देकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के जज सीवी नागार्जुन रेड्डी को हटाने की मांग की है। पीटीआई के मुताबिक जज पर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और जूनियर दलित जज से अभद्रता का आरोप है। सांसदों का दावा है कि जज के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत है। याचिका पर दस्तखत करने वालों में टीडीपी, टीआरएस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सीपीएम समेत दूसरे दलों के सांसद हैं। जस्टिस रेड्डी पर आय से अधिक संपत्ति हासिल करने का आरोप भी है। एक सांसद के मुताबिक सभापति ने इस मसले पर मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर से सलाह मांगी है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़, सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। लोक कलाओं का रंगारंग कार्यक्रम। हम इस वक्त आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पास, जहां लोक रंग उत्सव पहुंच रहा है अपने 10वें वर्ष में। यहाँ सुने जा सकते हैं लोकगीत और देखे जा सकते हैं लोक नृत्य। तो कहीं नाटक का अनोखा संगम। सुना दिया हमने अपना फैसला। 10वें लोक रंग पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब
10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी इंसेफेलाइटिस अभियान की कल शुरुआत की। ये योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में चलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये जिले इंसेफेलाइटिस से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। यह अभियान 11 जून तक चलेगा और इस अभियान के तहत 15 साल तक की उम्र के 88 लाख से ज्यादा बच्चों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन दी है। 4 दशक में जापानी बुखार से 40,000 बच्चों की मौत हुई है, यानी इंसेफेलाइटिस से हर रोज 3 बच्चों की जान गई। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छता पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग पानी को उबाल कर पिएं, जिससे इंसेफेलाइटिस पर काबू पाया जा सके। विषाणु जनित बीमारियों के खिलाफ जंग थी। हम लोगों ने पोलियो को भगाया है, फाइलेरिया को भगाया है, अन्य तमाम प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों को भगाने में सफल हुए हैं। इंसेफेलाइटिस अब हम लोगों के टारगेट में है। यह आवश्यक है कि इसमें जागरूकता के साथ साथ जन सहभागिता, और इस दृष्टि से हम लोग अपील करेंगे कि आम जनमानस स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। कोयला खदान मामले में कल 5 आरोपियों को जमानत मिल गई। इनका नाम पूरक आरोप पत्र में शामिल था। इनमें जिंदल स्टील के सलाहकार आनंद गोयल भी शामिल हैं। ये मामला झारखंड में खदान आवंटन से जुड़ा है। इसमें उद्योगपति नवीन जिंदल और उनकी कंपनी आरोपी है। कोर्ट ने 24 मार्च को इन 5 को बतौर आरोपी समन जारी किया था। मानेसर में भूमि अधिग्रहण केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कल दिल्ली और हरियाणा में करीब 10 जगहों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने दिल्ली, पंचकुला, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में तलाशी ली। ईडी अधिकारियों ने बताया कि 8 लोगों के ठिकानों की जांच की गई, जिनमें आईएएस अधिकारी, हरियाणा सरकार के अधिकारी और बिल्डर शामिल हैं। हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव अरोड़ा के दिल्ली आवास पर छापेमारी हुई है। वो फिलहाल केंद्रीय श्रम मंत्रालय में पदस्थ हैं। ईडी ने पिछले साल सितंबर में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा आरोपी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल बाल बाल बच गए। लातूर में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग कराई गई। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह हादसा हुआ। पायलट के मुताबिक हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद हवा का भारी दबाव था। विमान जब नीचे आना शुरू हुआ तो एक हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया। हेलीकॉप्टर में 2 क्रू मेंबर समेत 6 लोग सवार थे। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। महाराष्ट्राच्या 11 कोटी 20 लाख जनतेच्या आशीर्वादानं, आई भवानीच्या आशीर्वादानं, विठ्ठलाच्या आशीर्वादानं मी अतिशय कुठलीही मला इजा झालेली नाही, मला काही लागलेलं नाही, मी अतिशय ठीक आहे। झारखंड में नक्सलियों ने बीती रात डुमरी विहार स्टेशन पर हमला किया। उन्होंने स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के इंजन में आग लगा दी, साथ ही सिग्नल और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी क्षति पहुंचाई। माओवादियों ने जगह जगह पोस्टर भी चिपकाए। इसमें 29 मई को सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ बुलाए गए बंद को सफल बनाने का आह्वान किया गया है। हमले में महिलाओं का दस्ता भी शामिल था। इन संशोधनों का अधिकतर आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। संशोधनों में कृषि भूमि को गैर कृषि कामों के लिए उपयोग में लाने का प्रस्ताव है। बिहार के नालंदा जिले के हरनौत इलाके में गुरुवार शाम एक चलती बस में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। घायलों में 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस पटना से यात्रियों को लेकर शेखपुरा जा रही थी। बस में 45 से 50 यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर दुख जताते हुए जांच कराने का आदेश दिया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए बतौर मुआवजे का भी ऐलान किया है। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए कंपनियों की मनमानी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं बिचौलिए यात्रियों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। इस मामले में कई शिकायतें सामने आई हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने केदारनाथ में 14 कंपनियों को हेलीकॉप्टर सेवा संचालित करने की मंजूरी दे दी है।
जबकि डीजीसीए की तरफ से 5 कंपनियों को ही आदेश जारी किया गया है। इसके चलते यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यात्रियों को बहुत परेशान कर रहे हैं। या तो इनको लेना ही नहीं चाहिए बुकिंग, और बुकिंग लेने के बाद में ये इनका काम है कि पैसेंजर को कैसे पहुंचाए। हम लोग सब हमारा काम धंधा छोड़ के बम्बई से यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, और फिर यहाँ पे ये सब सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों का आरोप है कि जिस हिसाब से टिकटों की बुकिंग ली गई, उस हिसाब से उड़ानों के लिए हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है। इस मामले में लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये जो बैन कर दिया गया 2100 रुपए, ये जो 1100 रुपए दर्शन, ये जो बैन है, तो फिर ये अलग अलग तरीके से ये क्यों बताया जा रहा है कि कहीं ये 2100 रुपए लिए जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने भी यार रसीदें कटवाई हैं वीआईपी दर्शन के नाम पे कि 2100 रुपए लिए जाएंगे। इसके अलावा कई जगहों से यात्रियों से ज्यादा किराया वसूले जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। मामले की जांच के लिए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने खुद जाकर मौके का मुआयना किया। लोगों ने आज सुबह से एक अभियान चलाया था और एज ए टूरिस्ट हम लोग सभी हेली कंपनियों के पास गए थे, सभी हेलीपैड पर गए थे और टिकट मांगने की हमने कोशिश की और ये देखने की कोशिश की कि कितना ओवर रेट वो लोग कर रहे हैं। परंतु जो ट्रैवल एजेंट के माध्यम से टूरिस्ट द्वारा जो टिकट बुक कराया जा रहा है, उसमें ये हर बार देखने को मिला कि लगभग 2 से 2,500 हज़ार रुपया उनके द्वारा अधिक लिया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाली सभी कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन यात्रा के सीजन नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। डीजीसीए की तरफ से अभी 9 कंपनियों का निरीक्षण होना बाकी है। कई हेलीपैड दुरुस्त किए जाने की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मीडिया पर आए दिन उठ रहे सवालों के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सलाह दी है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मीडिया को सरकार से सवाल करते रहना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की मजबूती बनाए रखने के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि फैसलों में तर्क की गुंजाइश हमेशा होनी चाहिए, लेकिन असहिष्णुता की नहीं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में फैसले लेने की प्रक्रिया में विचार और मतभेद को जरूरी बताया है। असहिष्णुता के मसले पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद जाहिर करने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन असहिष्णुता की नहीं। उन्होंने कहा कि सहिष्णुता ही भारतीयता की पहचान है। राष्ट्रपति ने कल्याणपरक पत्रकारिता पर जोर दिया है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अगर मीडिया सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने में नाकाम रहे तो वो अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछते रहना मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि ये तीनों स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को जवाबदेह बनाता है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया की चुनौतियों और अवसरों पर भी बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मैनचेस्टर हमले से जुड़ी खुफिया सूचनाएं लीक होने के बाद अमेरिका ने जांच के आदेश दिए हैं। ब्रिटेन की नाराजगी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह निर्देश दिया है। ब्रिटेन ने ये सूचनाएं अमेरिका से साझा की थी। उधर ब्रिटेन में सुरक्षा के लिए नए उपाय किए जा रहे हैं। ब्रिटेन के इतिहास में ये तस्वीर पहली बार दिख रही है जब सशस्त्र पुलिस बलों की ट्रेनों में तैनाती की गई है। मैनचेस्टर हमले के बाद ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया। इसका मकसद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हमले के बाद ब्रिटेन में सुरक्षा का स्तर सबसे ऊंचे स्तर पर है। मैनचेस्टर हमले से जुड़ी खुफिया सूचनाएं अमेरिका में लीक होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जांच के आदेश दिए हैं। ट्रंप ने इसे बेहद संवेदनशील मसला माना है। उन्होंने न्याय विभाग को ये पता लगाने को कहा है कि सूचनाएं किसने लीक की। ये सूचनाएं ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ साझा की थी। मीडिया में जानकारी आने के बाद ब्रिटेन में गुस्सा है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे आज ये मुद्दा राष्ट्रपति ट्रंप के सामने उठाने वाली हैं। दोनों नेता ब्रसेल्स में नाटो की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। थेरेसा मे ने कहा कि भरोसे के आधार पर खुफिया सूचनाएं साझा की जाती हैं। We have a special relationship with the USA. It is our deepest defense and security partnership that we have. Of course, that partnership is built on trust. And part of that trust is knowing that intelligence can be shared confidently. And I will be making clear to President Trump today that intelligence that is shared between law enforcement agencies must remain secure. पुलिस हमले की गुत्थी सुलझाने में लगी है। अमेरिकी जांच एजेंसी के मुताबिक आत्मघाती हमलावर सलमान आब्दी ने IS से ट्रेनिंग ली थी। वो हमले से पहले सीरिया भी गया था। पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद पहली बार अमेरिका का युद्धपोत विवादित दक्षिण चीन सागर के द्वीप के पास पहुंचा। इस क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है। चीन ने इसे भड़काऊ कोशिश बताया है। चीन ने कहा है कि इससे दोनों देशों के बीच शांति पर असर पड़ेगा। अमेरिका का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक सभी देशों को नौवहन का अधिकार है। और खेल की दुनिया से खबर है, बीसीसीआई और पीसीबी की 29 मई को दुबई में बैठक होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच सीरीज को लेकर 2014 में हुए समझौते पर चर्चा होगी। पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान के साथ होने वाली बैठक में कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों देशों के बीच ये समझौता 2014 में हुआ था, लेकिन भारत ने 2015 में सीरीज खेलने से मना कर दिया था और 2017 में भी सीरीज पर असमंजस है। दोनों देशों के बीच तनाव के चलते भारत सरकार ने बीसीसीआई को श्रृंखला के लिए मंजूरी नहीं दी थी। पीसीबी ने बीसीसीआई को नोटिस भेजा था और 2015 में नहीं हुई श्रृंखला के लिए हर्जाना मांगा था। हालांकि बीसीसीआई ने कहा था कि समझौता ज्ञापन सिर्फ एक पत्र था, ना कि अनुबंध। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे सुदीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। चीन रिकॉर्ड 10 बार ये खिताब जीत चुका है, जबकि भारतीय टीम ने दूसरी बार नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। 2011 में चीन ने ही भारत को 3-1 से हराया था। इंडोनेशिया ने बुधवार को ग्रुप 1D में अंतिम मैच में डेनमार्क पर 3-2 से जीत दर्ज की थी। बावजूद इसके भारत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। भारत ने मंगलवार को इंडोनेशिया को 4-1 से हराया था। पिछले और अब आखिर में हेडलाइंस। कश्मीर में हालात सामान्य बनाने की कोशिश, रक्षा मंत्री से मिले सेना प्रमुख। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अलगाववादियों से सिविल सोसाइटी ने की शांति उपायों पर चर्चा। सहारनपुर में साजिश के तहत कराई गई हिंसा, राज्य के प्रमुख सचिव का दावा, कहा 24 घंटे में स्थिति होगी सामान्य। ईवीएम के मदरबोर्ड से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देगा चुनाव आयोग। आम आदमी पार्टी की मांग ठुकराई। ईवीएम हैकिंग के लिए आवेदन का आखिरी दिन। लोकतंत्र में मतभेद जाहिर करने की आजादी, राष्ट्रपति ने कहा सहिष्णुता ही भारतीयता की पहचान। मजबूत लोकतंत्र के लिए सरकार से सवाल जरूरी। मैनचेस्टर धमाके से जुड़ी खुफिया सूचनाएं लीक होने की जांच करेगा अमेरिका। ब्रिटेन की नाराजगी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश। नाटो बैठक के दौरान प्रधानमंत्री थेरेसा मे उठाएंगी मुद्दा। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं मैं भी भारत। नमस्कार।